फिल्म की शुरुआत एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े क्लिफ और सिडनी से होती है। दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए हवाई द्वीप पहुंचे हैं। वे इस खूबसूरत जगह की सुनसान और प्राकृतिक सुंदरता से भरी बीचों का आनंद लेना चाहते हैं। उनका प्लान है कि वे जंगलों के बीच से गुजरने वाले लंबे ट्रैकिंग रूट पर जाएं और रोमांच से भरी इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना दें। अगली सुबह दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रैक की शुरुआत करने निकलते हैं। उड़ान के दौरान उनकी मुलाकात एक दूसरे कपल से होती है। उस कपल की महिला उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसका साथी केल तुरंत मना कर देता है। कुछ ही देर बाद दोनों कपल अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। ट्रेल की शुरुआत होते ही क्लिफ और सिडनी घने जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक बेहद संकरा और खतरनाक रास्ता मिलता है, जिसे पार करना आसान नहीं होता। तभी वहां निक नाम का एक आदमी पहुंचता है और दोनों की मदद करके उन्हें सुरक्षित उस रास्ते से पार करा देता है। इसी छोटी सी मदद से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और तीनों साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उनकी मुलाकात कुछ युवा लड़कियों से होती है। वे सभी किसी डरावनी घटना की चर्चा कर रही होती हैं। उनके अनुसार इस इलाके में एक खतरनाक कपल घूम रहा है जो लोगों की हत्या कर रहा है। कई यात्री रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और अफवाह है कि वही कातिल जोड़ा अभी भी इसी जंगल में छिपा हुआ है। ये बात सुनते ही क्लिफ और सिडनी के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन वे फिर भी निक के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वे एक बेहद खूबसूरत झरने तक पहुंचते हैं। वहीं उनकी मुलाकात निक की गर्लफ्रेंड जीना से होती है। चारों लोग कुछ समय वहीं बिताते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पर भी क्लिफ के दिमाग से उस कातिल जोड़े की कहानी नहीं निकलती। समस्या ये भी होती है कि पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगभग नहीं है। काफ़ी कोशिशों के बाद क्लिफ को एक जगह सिग्नल मिल जाता है। वह तुरंत इंटरनेट पर उस मामले के बारे में खोजता है। जो जानकारी उसके सामने आती है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खबरों में लिखा होता है कि एक रहस्यमयी कपल कई हत्याओं में शामिल है। रिपोर्ट में संदिग्धों की एक धुंधली सी तस्वीर भी होती है, लेकिन तस्वीर इतनी साफ नहीं होती कि किसी की पहचान की जा सके। उसी समय अचानक केल और उसकी साथी फिर से वहां पहुंच जाते हैं। वही कपल जिससे उनकी हेलीकॉप्टर में मुलाकात हुई थी। केल क्लिफ से कहता है कि ऐसी घटनाएं इस इलाके में लगभग हर साल होती रहती हैं। उसके अनुसार ये कातिल जोड़ा काफ़ी समय से सक्रिय है, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे असल में कौन हैं। आगे बढ़ते हुए सभी यात्रियों को पता चलता है कि ट्रैक के अगले हिस्से में जाने के लिए विशेष परमिट की ज़रूरत होगी। क्लिफ और सिडनी के पास परमिट पहले से होते हैं, लेकिन जब क्लिफ अपना बैग खोलता है तो परमिट गायब मिलते हैं। उसे तुरंत शक होता है कि कहीं केल ने तो उन्हें नहीं चुरा लिया। क्लिफ बिना देर किए केल का सामान चेक करता है, लेकिन वहाँ परमिट नहीं मिलते। इससे मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। अगली सुबह क्लिफ और सिडनी, निक और जीना के साथ फिर से ट्रैक शुरू करते हैं। अब तक दोनों कपल एक दूसरे पर चोरी छिपे शक करने लगे होते हैं। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि शायद निक और जीना ही वे खूंखार कातिल हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। दूसरी ओर निक और जीना भी सोचने लगते हैं कि कहीं क्लिफ और सिडनी अपनी असली पहचान तो नहीं छिपा रहे। काफ़ी देर तक चलने के बाद चारों लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी क्लिफ अपने मोबाइल में सिडनी को इंटरनेट पर मिली संदिग्ध हत्यारों की धुंधली तस्वीर दिखाता है। तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद उसे यकीन होने लगता है कि उसमें दिखाई देने वाले लोग निक और जीना ही हैं। लेकिन सिडनी उसकी बात से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि तस्वीर इतनी धुंधली है कि किसी की पहचान करना नामुमकिन है। केवल शक के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों बिना कोई फैसला किए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मजबूर होकर सभी लोग जंगल में ही रात बिताने के लिए कैंप लगा लेते हैं। रात के दौरान अचानक निक कहता है कि उसने जंगल के अंदर किसी इंसान जैसी आकृति देखी है। वह नहीं जानता कि वह कोई आम आदमी था या वही कातिल कपल, लेकिन वह इसकी सच्चाई पता करना चाहता है। वह क्लिफ से कहता है कि उसके साथ चलकर देखे। दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन निक तेजी से आगे निकल जाता है और क्लिफ पीछे छूट जाता है। अकेले चलते हुए क्लिफ को अचानक महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। तभी उसकी नज़र एक अजनबी आदमी पर पड़ती है और वह तुरंत उसे रोक लेता है। लेकिन वह आदमी घबराकर बताता है कि वह दुश्मन नहीं है। दरअसल क्लिफ अपने परमिट होटल में ही भूल गया था और होटल वालों ने वही परमिट उसके हाथ भेज दिए थे ताकि वह उन्हें वापस लौटा सके। परमिट वापस मिलने के बाद क्लिफ राहत की सांस लेता है और कैंप में लौट आता है, जहां सिडनी और जीना उसका इंतजार कर रही होती हैं। जीना सबसे पहले पूछती है कि निक कहाँ है। क्लिफ बताता है कि निक उससे अलग होकर जंगल के अंदर चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। कुछ देर बाद निक भी लौट आता है, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं होता। उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया होता है, जिससे सभी के खाने का इंतजाम हो जाता है। जब जीना उस सुअर को काटने और तैयार करने लगती है, तो वह हंसते हुए बताती है कि उसने 1 महीने तक कसाई की दुकान में काम किया था। लेकिन उसकी यह बात सुनकर क्लिफ का शक और गहरा जाता है।
उसे लगने लगता है कि किसी इंसान का शरीर काटने का अनुभव भी शायद इसी वजह से उसे होगा। अब क्लिफ और सिडनी लगभग यकीन कर चुके होते हैं कि निक और जीना ही असली कातिल हैं। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि जैसे ही वे अगले दिन बीच पर पहुंचेंगे, किसी बहाने से निक और जीना से अलग होकर वहां से निकल जाएंगे। अगली सुबह चारों लोग फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दूर भी नहीं पहुंचे होते कि अचानक ऊपर एक पुलिस हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है कि जंगल में मौजूद सभी लोग तुरंत अधिकारियों के पास पहुंचें। कुछ ही देर बाद चारों की मुलाकात पुलिस अधिकारियों से होती है। वहां उन्हें जो खबर मिलती है उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पुलिस बताती है कि जिस कातिल जोड़े की तलाश की जा रही थी उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग केल और उसकी पत्नी हैं। उनकी तलाशी के दौरान इंसानी दांत और पहले के पीड़ितों का सामान बरामद हुआ है। ये सुनकर क्लिफ, सिडनी, निक और जीना राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके मन में जो शक और डर था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चारों अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद क्लिफ सुझाव देता है कि पास में मौजूद खूबसूरत समुद्री गुफाओं को देखा जाए। निक को भी यह विचार पसंद आता है। दोनों अलग अलग छोटी नावों में बैठकर गुफाओं की ओर निकल जाते हैं। उधर किनारे पर जीना उनका वीडियो बनाने लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वह क्लिफ का कैमरा उठा लेती है। शुरुआत में कैमरे में क्लिफ और सिडनी की शादी की तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह तस्वीरों को ध्यान से देखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उन तस्वीरों में दिखाई देने वाले दूल्हा दुल्हन क्लिफ और सिडनी नहीं हैं, बल्कि कोई और ही लोग हैं। जीना समझ जाती है कि क्लिफ और सिडनी अपनी असली पहचान छिपाकर जी रहे हैं। घबराकर वह जोर जोर से निक को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन वह समुद्र में काफ़ी दूर जा चुका होता है और उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। वह उसे फ़ोन करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। मजबूर होकर जीना कैमरा वहीं छोड़ देती है, एक कुल्हाड़ी उठाती है और पास की ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगती है ताकि किसी तरह निक का ध्यान अपनी ओर खींच सके। कुछ ही देर बाद सिडनी वहां पहुंचती है। उसकी नज़र जमीन पर पड़े कैमरे पर पड़ती है। जैसे ही वह तस्वीरें देखती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जीना सच्चाई जान चुकी है। अब जीना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी होती है। सिडनी बिना एक पल गंवाए जीना का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी बीच समुद्री गुफाओं में पहुंचे निक को अचानक महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी फिल्म फ्लैशबैक के जरिए सबसे बड़ा राज खोलती है। असलियत ये होती है कि क्लिफ और सिडनी असली क्लिफ और सिडनी है ही नहीं। वे एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर जोड़ा हैं, जो खास तौर पर नए नवेले शादीशुदा कपल्स को अपना शिकार बनाते हैं। वे अकेले घूम रहे हनीमून कपल्स का पीछा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उनकी पहचान, उनके दस्तावेज, उनके नाम और उनकी पूरी जिंदगी अपने नाम कर लेते हैं। इसी तरह वे सालों से अलग अलग जगहों पर नई पहचान बनाकर आराम से रह रहे हैं और किसी को उन पर कभी शक नहीं हुआ। फ्लैशबैक में एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। केल और उसकी पत्नी पूरी तरह बेगुनाह थे। असली चाल तो क्लिफ ने चली थी। उसने चोरी छिपे इंसानी दांत और दूसरे सबूत केल के सामान में रख दिए थे ताकि पुलिस का शक उसी पर जाए। इतना ही नहीं, जिस आदमी ने होटल से क्लिफ के खोए हुए परमिट लौटाए थे उसे भी क्लिफ ने झूठी कहानी सुनाई थी। उसने उसे यकीन दिला दिया कि केल और उसकी पत्नी बेहद संदिग्ध हैं। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने केल की जांच की, सबूत मिले और एक निर्दोष जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वर्तमान में लौटते हैं। बिना किसी चेतावनी के क्लिफ अचानक पिस्तौल निकालता है और निक पर गोली चला देता है। गोली लगते ही निक समुद्र में गिर जाता है। ऊपर चट्टान पर खड़ी जीना ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। क्लिफ तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जीना किसी तरह वहां से भाग निकलती है। उसी समय सिडनी भी जीना तक पहुंच जाती है और दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। चट्टान के किनारे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। आखिरकार जीना खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन सिडनी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे समुद्र में गिर पड़ती है। इसी दौरान अचानक जीना के फ़ोन पर कॉल आती है। किस्मत से यह फ़ोन कंपनी के एक कर्मचारी की कॉल होती है। जीना तुरंत अपनी लोकेशन बताती है और चीखते हुए कहती है कि उसकी जान खतरे में है और उसे तुरंत मदद चाहिए। उधर क्लिफ चट्टान पर वापस चढ़ आता है। वह लगभग जीना को पकड़ ही लेता है, लेकिन आखिरी पल में जीना फिर से उसके हाथ से निकल जाती है। नीचे समुद्र में गिरी सिडनी अभी जिंदा होती है। क्लिफ उसे आवाज़ देकर कहता है कि अगर पुलिस आए तो उन्हें किसी भी तरह गुमराह करना, और फिर वह जीना के पीछे जंगल में दौड़ पड़ता है। लेकिन क्लिफ एक बात नहीं जानता, निक अभी भी जिंदा है। पहले निक ने बताया था कि सेना में घायल होने के बाद उसके सिर में धातु की एक मजबूत प्लेट लगाई गई थी। क्लिफ की गोली उसी प्लेट से टकरा गई, जिससे उसकी जान बच गई। घायल होने के बावजूद निक एक कुल्हाड़ी उठाता है और क्लिफ का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ जीना पूरी ताकत से जंगल में भाग रही होती है और क्लिफ लगातार उसके पीछे लगा रहता है। भागते भागते जीना की मुलाकात कुछ ट्रेकर्स से होती है। वे उसके डरे हुए चेहरे को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हुआ है और उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। जीना उनसे कहती है कि उसे तुरंत भागना होगा क्योंकि एक कातिल उसका पीछा कर रहा है। तभी क्लिफ भी वहां पहुंच जाता है। बिना घबराए वह ट्रेकर्स से कहता है कि जीना उसकी पत्नी है और मानसिक रूप से अस्थिर है। वह दावा करता है कि उसे मानसिक बीमारी है और वह भ्रम में भाग रही है। लेकिन जीना उसकी हर बात का विरोध करती है। वह रोते हुए कहती है कि क्लिफ झूठ बोल रहा है और वही असली हत्यारा है। संयोग से उन ट्रेकर्स में एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। वह जीना की हालत देखकर कहता है कि उसे मानसिक बीमारी या भ्रम के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद डॉक्टर की नज़र क्लिफ पर जाती है। क्लिफ का अजीब व्यवहार देखकर उसे उसी पर शक होने लगता है। क्लिफ समझ जाता है कि अब उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसका झूठ पूरी तरह उजागर हो चुका है और अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है। अगले ही पल जीना फिर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। क्लिफ उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर से कोई तेजी से आकर उस पर गिरता है। वह कोई और नहीं बल्कि निक होता है। निक पूरी ताकत से क्लिफ को ज़मीन पर गिरा देता है। ये देखकर जीना की आंखों में उम्मीद लौट आती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका प्रेमी अभी जिंदा है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। क्लिफ किसी तरह ज़मीन पर पड़ी अपनी पिस्तौल तक पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है। वह निक पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले लगी चोटों की वजह से उसकी उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही होती। वह ट्रिगर ही नहीं दबा पाता। मौका मिलते ही निक पिस्तौल छीन लेता है और अब बंदूक की नली क्लिफ की तरफ होती है। उसी समय एक पुलिस हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर में सिडनी भी मौजूद होती है। ऊपर से देखने पर पुलिस को केवल इतना दिखाई देता है कि निक के हाथ में बंदूक है और सामने क्लिफ खड़ा है। उन्हें लगता है कि निक ही हमला कर रहा है। पुलिस तुरंत निक को हथियार नीचे रखने का आदेश देती है। ये देखकर क्लिफ मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि अब भी वह जीत सकता है। वह निक से कहता है कि अगर उसने ज़रा सी भी हरकत की तो पुलिस उसी को कातिल समझकर गोली मार देगी। क्लिफ ये भी कहता है कि अगर वह गिरफ्तार भी हो गया तो अपनी बातों से सबको फिर से बेवकूफ़ बना देगा। इसके बाद वह अपना आखिरी राज खोलता है। वह बताता है कि उसका असली नाम क्लिफ नहीं बल्कि तारानकन रॉकी तारानकन है। कई साल पहले उसने असली क्लिफ और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी और उनकी पहचान चुरा ली थी। तभी से वह दूसरों की पहचान अपनाकर नई जिंदगी जी रहा था। अब उसका अगला शिकार निक बनने वाला था। उधर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही होती है। तभी जीना आगे बढ़कर निक को कसकर गले लगा लेती है। वह किसी भी हालत में उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। हेलीकॉप्टर से ये दृश्य साफ दिखाई देता है। पुलिस समझ जाती है कि दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका रिश्ता नकली नहीं हो सकता। सिडनी भी यह सब देख रही होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि निक और जीना का रिश्ता सच्चे प्यार पर टिका है, जबकि रॉकी ने उसे कभी अपना साथी नहीं माना। वह उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिसे वह अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता रहा। यहीं सिडनी का दिल बदल जाता है। वह तुरंत पुलिस को चेतावनी देती है कि रॉकी फिर से हमला करने वाला है। और सचमुच अगले ही पल रॉकी हथियार उठाने की कोशिश करता है। इस बार पुलिस उसे कोई मौका नहीं देती। हेलीकॉप्टर से चली गोलियां सीधे रॉकी को लगती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। रॉकी के मरते ही कई सालों से चला आ रहा खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। निक और जीना सुरक्षित बच जाते हैं, जबकि निर्दोष लोगों की जान लेने वाला यह खूंखार हत्यारा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। तारानकन इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तारानकन तारानकन।